हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक नया टॉपिक प्रिज्म लेकर आया हूँ। देखो स्टूडेंट, हमने प्रिज्म का ये डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें दो सरफेस हैं। देखिए ABED एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है। दूसरा सरफेस है ACFD, ये भी प्लेन सरफेस है। ठीक है। और इसका जो मटेरियल है जिससे ये बना हुआ है वो ट्रांसपेरेंट है, होमोजीनियस है। ठीक है। और ये दो प्लेन सरफेस है। ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्रिज्म। ये ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस बाउंडेड मीडियम, ठीक है, which is bounded by two plane surface is called prism। ऐसे देखिए, एक सरफेस ऐसे है, ठीक है, और दूसरा सरफेस ऐसे प्लेन सरफेस। ये देखिए इधर ये प्लेन ऐसे, ये प्लेन सरफेस ऐसे ही इधर का भी है प्लेन। ये दोनों प्लेन सरफेस ऐसे कनेक्ट हैं और होमोजीनियस मीडियम है। यानी किन्हीं दो पारदर्शी समान पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो प्रिज्म के दो सरफेस हमने बताए, प्लेन सरफेस, सरफेस 1, सरफेस 2। ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2। इन दोनों सरफेसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। यानी प्लेन सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। प्रिज्म के जो प्लेन सरफेस हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं इसको। ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म के दोनों समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, प्रिज्म ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे इधर से बना है, इसके ऊपर इधर से ऐसे बना है। ठीक है। अगर हम ऐसा कोई नॉर्मल पृष्ठ इससे काट लें तो ऐसे नॉर्मल पृष्ठ को हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। ठीक है। यानी जो हमारा ABC अगर ऐसे हम बना दें, ABC हमारा क्या होगा? ये नॉर्मल सेक्शन होगा। ABC नॉर्मल पृष्ठ काट दिया हमने, तो इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं नॉर्मल सेक्शन और प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है। तो ये पृष्ठ हमारा हो गया प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, आप देखो स्टूडेंट, एंगल बिटवीन टू प्लेन सरफेसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। तो इस एंगल को, इसको जो यहाँ एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये डिनोटेड बाय कैपिटल है। यानी दोनों जो प्लेन सरफेस हैं, ठीक है, एक प्लेन सरफेस कौन है? ABED है, दूसरा प्लेन सरफेस ACFD है। इन दोनों प्लेन सरफेस के बीच जो एंगल होता है उस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रिज्म के बारे में हमारी सामान्य ज्ञात जानकारी। अब देखो स्टूडेंट,
प्रिज्म, एक प्रिज्म हमने बनाया है, इसका जो है प्रिंसिपल सेक्टर है ABC, ठीक है। अब उस पर ये नॉर्मल पॉइंट Q पर खींचा हुआ है, इधर का नॉर्मल पॉइंट R पर खींचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एक रे आ रही है OQ, और ये रिफ्रैक्ट होकर के R पर जा रही है यानी QR, और फिर रिफ्रैक्ट होकर S पर निकल रही है, ठीक है। तो रे का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें देखो इधर स्टूडेंट इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है ऐसे डॉट डॉट करके रे को, और इधर की रे को हमने ऐसे पीछे डॉट डॉट बढ़ाया है, ठीक है। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है इनके बीच, इस साइड का एंगल जो हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी एंगल को हम लोग विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, the angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation, ठीक है। यानी जो यह रे है देखो इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहते हैं। इसके बीच आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ है, देखिए ये रे ऐसे जा रही थी और इधर आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है। अब इसमें अगर हम ग्राफ खींचें, ध्यान दीजिएगा, हम ग्राफ खींचे किसके किसके बीच, इधर हम लोग लिखेंगे I यानी इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और इधर हम लोग खींचे एंगल ऑफ डेविएशन के बीच डेल्टा, यानी ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारा डेल्टा आता है एक फिक्स एंगल के लिए मिनिमम आता है, ठीक है। और ग्राफ का कुछ इस तरह का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ ये बनता है यू टाइप का, ठीक है। इसका जो सेंटर वाला यहाँ हम ले लें, अगर ऐसे ले लें स्टूडेंट और इसको इधर मिला दें हम, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म, अगर हमारा प्रिज्म ग्लास का है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म अगर है, ठीक, तो उसके लिए इधर का ये 39 डिग्री आता है, ठीक है, और इधर 49 डिग्री होता है, ठीक है। यानी 49 डिग्री पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है, वो 39 आता है, ठीक है। कहीं कहीं ये 38 भी लिखा हुआ है, आप 39 उसे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अगर हम लोग ग्राफ खींच दें, ये ग्राफ किसके बीच हमने खींचा है, ग्राफ हमने खींचा है इंसिडेंट एंगल यानी I, इधर का I, ये चेंज होगा, सबके लिए नहीं होगा दोनों बराबर। उस कंडीशन में ये ग्राफ ऐसे बनता है जो है, ठीक है, देखिए इस तरह का बनता है। ये ग्राफ यहाँ 30 डिग्री होता है, यहाँ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री लेते हैं, इससे नीचे ग्राफ नहीं खींचते हैं, ध्यान रखिएगा। और इधर 60 डिग्री लेते हैं, उससे नीचे नहीं खींचते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू इसकी आती है, ठीक है। 30 पर 49 आता है, ऐसे आता है अलग अलग डिफरेंस। हम उनकी बात यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग केवल देखेंगे कि इनमें जो ग्राफ बनता है इनमें, ये ग्राफ 39 डिग्री मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर
आई 49 डिग्री होता है। ठीक है, यानी अगर हम आई कौन है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट मतलब आपतन कोण है, ये आपतन कोण है और ये हमारा विचलन कोण है। ये आपतन कोण और विचलन कोण के बीच का ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर ग्लास प्रिज्म हमारा है तो इसके लिए आपतन कोण 49 डिग्री पर जो अल्पतम विचलन कोण सबसे कम एंगल है, यहाँ पे सबसे कम एंगल है ये एंगल हमारा 39 डिग्री होता है। ठीक है, इस एंगल को हम लोग, इस अल्पतम विचलन एंगल को डेल्टा एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा एम। अच्छा, डेल्टा एम में कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन डेल्टा एम में होती है, ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा एम में पहली कंडीशन ये होती है कि इसमें I इज इक्वल टू आई डैश होता है, यानी इधर का जो कोण होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आर डैश के इक्वल हो जाएगा, R इज इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। ठीक है, इफ एंगल X एंड एंगल Y आर सेम, इफ एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो ये भी डिफरेंट हो जाएंगे, तब ये कंडीशन नहीं होगी। यानी अल्पतम विचलन कंडीशन में हम लोग I इज इक्वल टू आई डैश लेंगे, R इज इक्वल टू आर डैश लेंगे। ठीक है, और उस कंडीशन में डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग लेंगे डेल्टा एम, है, डेल्टा की जगह हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा एम। ठीक है, इसको मिनिमम डेविएशन एंगल कहते हैं। ठीक है, मिनिमम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अब कोई आपसे पूछेगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो आप इसको बताएंगे कैसे है? अगर कोई आपसे पूछे कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए। फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर ए सर्टेन angle of incidence, angle of deviation becomes minimum. Minimum value of angle of deviation is called minimum angle of deviation. ठीक है, वो किसी एक सर्टेन आई के लिए होगा। यहाँ हमने लिखा देखो 49 डिग्री के लिए डेल्टा एम, सबके लिए नहीं है ये यहाँ पर डेल्टा एम है, इस पॉइंट पर डेल्टा एम है, यहाँ पर ये सर्टेन एंगल के लिए है डेल्टा एम, उसके इस लाइन पर डेल्टा एम है ये। ठीक है, यानी फिक्स एंगल होगा जब आई एक सर्टेन एंगल होगा जिसके लिए ये मिनिमम होगा, उसी को हम लोग कहेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन की हमने कंडीशन आपको इधर बता दी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन का। ठीक है, यानी विचलन कोण की गणना इसमें कैसे करेंगे। अभी हमने बताया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ये प्रिज्म हमारा इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल होगा तो इसके सभी एंगल 60 डिग्री होंगे। तो लैब में ज्यादातर प्रिज्म जो है इक्विलेटरल होते हैं, उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ केवल देखेंगे कि हम लोग इस डेल्टा का कैलकुलेशन इससे कैसे कर सकते हैं। ये इधर आई आर है, इधर आई आर डैश है, इधर आई डैश है, हम इन्हीं से लेकर के बनाएंगे। इसका हम कोई नाम यहाँ रख दें, कुछ भी रख दें, हम रख देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे बना हुआ है। एक ये प्रिज्म का सेक्टर है और ये हमारी
नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ये रे हमारी इंसिडेंस होती है और रे ऐसे रिफ्रैक्ट होकर ऐसे निकल जाती है, ठीक है। और ये हमारी रे पीछे जाती है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर हमारा विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, इसमें हम ज्यादा आपके थ्योरी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इन ट्रायंगल, पहले हम लोग ये ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। QDR, QDR एक ट्रायंगल है। QDR ट्रायंगल में क्या होगा स्टूडेंट? R प्लस R डैश और प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ठीक है। किसी ट्रायंगल में ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक और देखिए स्टूडेंट, क्या हुआ कि इन क्वाड्रिलेटरल AQDR एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए AQDR। इसमें आप देखिए स्टूडेंट, ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो इधर का एंगल 90 हो गया, ये नॉर्मल है तो इधर का भी एंगल 90 हो गया। तो जब ये दोनों एंगल 90 हो गए, इधर इधर मिलके 180 हो गए, तो बचे हुए दोनों एंगल कौन है? A और D भी हमारे मिलके कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो इस एंगल को तो हम लोग A लिखते ही हैं, पीछे हमने आपको बताया था कि इस एंगल को ये लिखते हैं, तो हो गया A और प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। ये इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर इन दोनों इक्वेशन में हम देखें तो 180 डिग्री और D ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब R डैश की वैल्यू A के इक्वल होगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकल के आ गया कि R प्लस R डैश इज इक्वल टू हमारा A के इक्वल हुआ। ये इक्वेशन हमारा 3 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, इधर एंगल R है, इधर I है, तो ये वर्टिकली अपोजिट होगा, तो इतना पूरा I होगा, तो इधर का जो बचा हुआ एंगल होगा ये I माइनस R हो जाएगा ये, ठीक है। वो बचा हुआ एंगल उधर का I माइनस R हो जाएगा, और इधर का भी वैसे ही हो जाएगा, I डैश माइनस R डैश हो जाएगा, ठीक है। देखो वर्टिकली अपोजिट, ऐसे देखो, ऐसे एंगल ऐसे निकल रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब बीच से एंगल ऐसे चला आया, तो ये एंगल I हो गया, ये R हो गया, तो ये एंगल I माइनस R हो गया, ठीक। ऐसे ही एंगल इधर यहाँ पर I माइनस R हुआ, इधर I डैश माइनस R डैश हुआ। अब हम इस ट्रायंगल में लगा दे रहे हैं, इन द ट्रायंगल QMR, ठीक है, इन ट्रायंगल QMR, इन ट्रायंगल QMR। अब देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल QMR में क्या दिखाई देगा हमें? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाइए। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा? जो है ये इधर का जो एंगल है ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के प्लस के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश, ठीक है। इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो I प्लस I डैश माइनस R ब्रैकेट लगा दे तो प्लस का R डैश, ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप खुद आप अपना निकाल सकते हैं। ये होगा इसका ये कैलकुलेशन का, तो ये फार्मूला निकल आया, इक्वेशन 4 निकल आया ये हमारा, ठीक है।
अब इसमें देखो स्टूडेंट r प्लस आर डैश की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, a दी हुई है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, यानी फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी जिससे प्रिज्म बना उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर रे हमारी बनी हुई है, ये रे पी क्यू आर एस है। ठीक है, और इसमें इधर का हमारा एंगल आई है, इधर का आई डैश है, इधर का आर है, इधर का आर डैश है, और ये बीच का जो आएगा ये तो आई माइनस आर इस साइड होगा, और उसी तरह दूसरी साइड में आई डैश माइनस आर डैश होगा। यहाँ जैसे ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये हमारी रे होती है, इन दोनों से वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे बना है उधर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें फार्मूला निकालना है, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखो ज्यादा हम थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, आप जान रहे हैं, आई और आर सब डायग्राम में बने हुए हैं, तो हम सीधे डायग्राम से चलेंगे, फ्रॉम द रे डायग्राम। ठीक है, ठीक, अब रे डायग्राम से देखिए स्टूडेंट, हम यहां चलते हैं। अब इन ट्रायंगल क्यू डी आर, इन ट्रायंगल क्यू डी आर, और क्यू डी आर में हम लोग एक चीज देखे थे अभी कि आर प्लस आर डैश प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, फिर अब हम लोग चलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर, इसमें हमने आपको बताया कि ये हमारा नॉर्मल है, तो ये जो लाइन आई इधर का एंगल 90 डिग्री हो गया, ये हमारा नॉर्मल है, ये एन डी जो है N2D और N1D, तो इधर का 90 हो गया, 90 90 180 हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का प्लस 360 होता है, तो ए और डी मिलकर भी 180 हो जाएंगे, क्योंकि 90 90 180 इधर हो गया तो 180 इधर हो जाएगा। तो ये हो गया एंगल ए और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ये भी 180 डिग्री हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन से देखें, कंपेयर करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ये मिलेगा, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन लगाएंगे, तो हमने बताया था कि आर डैश इज इक्वल टू आर होगा, वो अभी आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा हुआ 3। ठीक है, अब हम लोग एक और ट्रायंगल हमारा है QMR, देखिए है इन ट्रायंगल QMR, इसमें हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, I माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा आएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें
तो आई प्लस आई डैश एक साथ हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर डैश एक साथ हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, आर प्लस आर डैश की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, ए दी हुई है, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। तो इससे हमारा आ जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा एम। ठीक है, अब डेल्टा की जगह हम लोग डेल्टा एम लिखेंगे। आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई डैश और आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर डैश। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 से पहले देखते हैं। इक्वेशन 3 से हमारा क्या आ गया, आर प्लस आर हो गया, दोनों इक्वल हो गए, ए हो गया। ठीक है, यानी इससे निकल आया 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू ए निकल आया। आर की वैल्यू हो गई ए बाई 2, आर की वैल्यू क्या निकल आई, ए बाई 2। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से क्या हमारा निकल आया, आई प्लस आई, आई डैश की जगह आई हो गया, और माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम हो गया। ये डेल्टा एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, तो जहां मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन लिखा होता है उसको डेल्टा एम लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां से आ गया 2i, 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम हो गया। इससे i की वैल्यू क्या निकल आई, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 निकल आई। ठीक है, ये इसका i का फार्मूला हो गया, इधर r का फार्मूला हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसको देखें स्नेल्स लॉ, अब वो यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी है तो हम यहाँ यूज करेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ में तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक, यानी n का फार्मूला आ गया साइन i की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, a प्लस डेल्टा एम बाई 2, a प्लस डेल्टा एम बाई 2। r की वैल्यू क्या है, साइन a बाई 2 हो गया। ठीक, ये हमारे मटेरियल ऑफ प्रिज्म का फार्मूला हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। अभी हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फार्मूला अभी हमने आपको बताया। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट, अगर प्रिज्म पतला होगा तो एंगल भी ये बहुत कम हो जाएंगे, आई और आर, ठीक है। तो जब एंगल कम हो जाते हैं तो हम इसमें क्या लेते हैं, साइन थीटा टेंस टू थीटा लेते हैं, ठीक है। तो जब पतले प्रिज्म के लिए हम क्या लेंगे, साइन थीटा टेंस टू थीटा, यानी साइन छोड़ देंगे। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो है n इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान ए बाई टू, ऐसे लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ गया एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, ठीक है। इससे डेल्टा एम का फार्मूला आ गया एन ए माइनस ए आ गया, ठीक है। यानी डेल्टा एम का एक नया फार्मूला हमने निकाला, एन माइनस 1 ए। अब देखो स्टूडेंट, आगे इसके टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म से डिफरेंट कलर निकलते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ डेविएशन का फार्मूला आपको बता दें। तो डिफरेंट कलर के लिए देखिए, फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर। अब रेड कलर के लिए देखिए स्टूडेंट, डेल्टा को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू एन आर माइनस 1 ए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई कलर लेंगे, रेड कलर लेंगे तो ऐसा लिखेंगे, जो है जहां हम देखे डेल्टा एम लिख रहे थे, अब वहां डेल्टा एम इसके लिए डेल्टा आर है वो मिनिमम एंगल है, ठीक है। और एन क्या है, एन रेड कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर डेल्टा, अगर मान लीजिए हम लोग दूसरा कलर लेते हैं, मान लीजिए फॉर वायलेट कलर, ठीक, वायलेट कलर के लिए हम लोग लेंगे तो उस समय हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक इन दोनों का एक मिडिल कलर आता है, मिडिल कलर जो बीच में पड़ता है उसको हम लोग लिखते हैं फॉर येलो कलर, ठीक है। तो येलो कलर के लिए हम लोग डेल्टा एम की को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वाई लिखेंगे, इसको इज इक्वल टू एन वाई माइनस 1 ए लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और छोटी सी हम बता दें कि जो हमारा येलो कलर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें एन और आर वाले पता है तो हम एन वाई वाला निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, एन वाई इज इक्वल टू एन वी प्लस एन आर बाई 2, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ज्यादातर में ऐसे ही निकालने पड़ते हैं, कुछ में डिफरेंट दे देता है, डिफरेंट भी इतना माइनर होता है कि इस फार्मूले से वो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है।